हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर आप लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर के आया हूँ 2012 के मैथ का ऑब्जेक्टिव पूरे व्याख्या के साथ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। हमारा जो ऑप्शन है इस प्रकार से है, ए में है 3, बी में है 2, सी में है 2.5 और डी में है 4। तो देखिए माध्य हम लोग कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने से भी पहले हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या क्या होता है। अगर कोई भी प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की जो संख्या होती है एक से शुरू होती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये हुआ प्राकृत संख्या। और वही प्राकृत संख्या को अगर हम जीरो शुरू करते हैं तो वह होती है पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं लिखता हूं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हुआ, जीरो शुरू करते हैं तो हो जाएगा 0 1 2 3 4। क्या ये हो गया 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं हम लोग। माध्य निकालने के लिए जितने भी संख्या दिया रहता है उसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, और जितना अंक होता है हम लोग क्या करते हैं उसे उतना से डिवाइड कर देते हैं। देखिए कितने अंक है यहाँ पर, 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने में हमें आता है 2 1 3 3 6 4 10। और 10 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो कहने का तात्पर्य ये होगा कि इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उसके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो वृत्त यहाँ पर दिया हुआ है। पहले का जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 4, और दूसरे का जो क्षेत्रफल दिया है वह दिया है 1। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अनुपात मतलब क्या होता है, हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं। तो देखिए पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा पाई आर। यहाँ पे दो वृत्त है तो R1 ले लेते हैं। दूसरे वृत्त का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो ले लेंगे पाई R2 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। R1 पहली जो वृत्त है, उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 4, और दूसरी जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल दिया है 1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 बाई R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4/1। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे और बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा रूट में, और 4 और 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो उसका जो मान होगा वो हो जाएगा 2:1। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर हम कोई वृत्त हो या त्रिभुज हो, अगर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ हो और उसकी त्रिज्या पूछे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसका जो है वर्गमूल निकाल करके लिख देंगे तो वह उसकी त्रिज्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई दो वृत्त है, उसका क्षेत्रफल दिया है 9:4, और कहें कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम 9 और 4 का वर्गमूल निकाल करके लिख देंगे। तो देखिए 9 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना हो जाएगा 3, और 4 का जो वर्गमूल निकलेगा वो हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर दिया हुआ है √3। तो पूछा है कि थीटा का मान क्या होगा। तो टेन में देखिए √3 किस एंगल पर होता है। तो हम लोग जानते हैं टेन साइड पर जो है टेन का मान कितना होता है √3। तो यहाँ से 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा का जो मान होगा वो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिखेगा। क्वेश्चन है, कोस 60 डिग्री +1 बट्टा कोस 60 डिग्री -1। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए कोस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2, और प्लस में क्या दिया है 1। यहाँ पर देखिए हर में कुछ नहीं आता, हम लोग 1 मान लेते हैं। नीचे भी सेम प्रोसेस है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, यहाँ पर माइनस है। यहाँ भी देखिए 1 के हर में कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं 1।
अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का हम अगर एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है 2। 2 से हम 2 में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, और 1 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1। प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। सेम प्रोसेस वही नीचे में भी करना है। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। फिर देखिए 2 और 1 कितना हो गया 3, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो गया 2 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा -1, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 2। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 3/2, और ये जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे, तो ये कट गया और ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया 3/-1। अब यहाँ पर चिन्ह क्या लिखेंगे, देखिए ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है, अगर हम माइनस में प्लस से भाग देंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा -3, और -3 जो है हमारा ऑप्शन है बी में। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख जाएंगे, दिया हुआ है यदि अल्फा और बीटा fx बराबर x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है ए में 1, बी में -1, सी में 0 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करते हैं उसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मान दिया हुआ है fx का जो मान है वो दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ऐसे तो मान हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, हम लोग पढ़े हैं शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का जो योगफल का सूत्र होता है वो होता है -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो सूत्र होता है c/a। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। इसका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा से अल्फा में अगर हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा बीटा, और बीटा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बीटा। यहाँ पर देखिए बीटा को अगर हम बीटा से डिवाइड करेंगे तो बचेगा अल्फा, और अल्फा को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अल्फा। इसी को अगर अच्छी से हम लिखे सजा करके तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं शून्यकों का योगफल। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है b/a, और अल्फा इंटू जो बीटा होता है उसका सूत्र होता है c/a। तो यहाँ से अगर हम -b/a और c/a का मान इसमें भर देंगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकल जाएगा। तो हमें b, a और c का मान चाहिए। हम जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है, देखिए हमारे पास जो सवाल है वो दे रखा है fx बराबर x² प्लस x प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि x² का जो गुणांक होता है उसे a कहते हैं, x का जो गुणांक होता है उसे b कहते हैं, और अचर पद जो होता है उसे हम क्या कहते हैं c कहते हैं। तो यहाँ देखिए हमें a का मान मिल गया, b का मान मिल गया और c का मान मिल गया। हमें क्या चाहिए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, जो कि हम लोग जो है तोड़ कर क्या लाए -b/a और c/a। तो माइनस b का मान कितना दिया हुआ है 1, और a का मान कितना दिया हुआ है 1। फिर देख लीजिए c का जो मान है कितना दिया हुआ है 1, और a का भी मान कितना दिया हुआ है 1। तो हम लोग जानते हैं कि -1 में -1 से भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 में 1 से भाग देंगे तो फिर भी 1 आएगा। इसको हम ऊपर ले जाते हैं, इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा कितना -1। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 तथा -15 है। तो द्विघात बहुपद पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो देखिए द्विघात जो बहुपद होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, जहां हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है वह होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल नहीं योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पर देखिए सवाल क्या दे रखा है कि एक द्विघात बहुपदों के मूलों का योगफल तथा गुणनफल 2 - 15 है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया है वो दिया है -15। हमें क्या चाहिए द्विघात बहुपद चाहिए। तो इस अगर सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या भरेंगे 2 इंटू क्या हो जाएगा x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया है -15। तो यहाँ पर एक बात और हमें देखना होगा x² माइनस क्या दिया 2x, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है।
तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। तो हमको फाइंड करना है कि ये जो ऑप्शन है किस में आएगा। तो देखने से पता चलता है कि इस प्रकार का ऑप्शन जो है डी में है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा डी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 7, जो कि दिया हुआ है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है और केंद्र Q से की दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले इसमें एक वृत्त के बारे में पूछा गया। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। तो बिंदु Q से जो है स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। तो यह है एक बिंदु Q। स्पर्श रेखा हम लोग कैसे खींचते हैं, इस प्रकार से हम लोग खींचते हैं। स्पर्श रेखा करने का तात्पर्य क्या कि वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा दिया है और वृत्त दिया है, तो एक तो केंद्र तो होगा ही। और कह रहा है कि केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त का केंद्र हुआ, जो इसे हम जो है वो सूचित करते हैं। तो केंद्र से जो Q की दूरी है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हुआ, ये हुआ। तो देखिए चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या बताया मैंने, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे ये O हो गया, Q हो गया, इसको P मान लेते हैं। तो लंब हो गया तो ये कौन से थ्योरम को फॉलो करेगा, पाइथागोरस थ्योरम को। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण हो तो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो समकोण है, तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या हुआ, बड़ी भुजा। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। अन्य दो छोटी भुजा क्या हुआ हमारा, OP का स्क्वायर और प्लस PQ का स्क्वायर। तो OQ का मान क्या दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर। OP का मान हमें निकालना है, PQ का मान जो दिया है 24 का स्क्वायर। तो देखिए इसका जो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, OP का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 576। तो यहाँ पर OP रख लेते हैं और इधर दिया है 625। ये जो 576 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 576। अगर हम इसे घटाते हैं तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9, ये बचा 1। अगर 11 में 7 घटाते तो हो जाएगा 4। यहाँ पर हमें केवल OP का मान चाहिए। अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो चलेगा रूट, और हम लोग जानते हैं रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना। तो 49 का जो अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 7। इस प्रकार से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन होगा ए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दिया है कि -4 3 किस पाद में है या किस स्थिति में है, तो उसके बारे में देखना है। तो पाद समझने से पहले हमें थोड़ा सा ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो ये देखिए ये कौन सा अक्ष हुआ, एक्स अक्ष। ये जो हुआ क्या हुआ, वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। इसे ओ से सूचित करते हैं। इसका नियामक होता है 0 0। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है, मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक होती है, मूल बिंदु से ऊपर की दूरी धनात्मक होती है और मूल बिंदु से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है कि किस स्थिति या किस पाद में है। इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पाद, इसको कहते हैं हम लोग सेकेंड पाद, इसको कहते हैं हम लोग थर्ड पाद और इसको हम लोग कहते हैं फोर्थ पाद। इसका नियामक हम किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए तो सबसे पहले हम लोग x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। तो x का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस, और y का मान भी क्या दिया हुआ है प्लस। यहाँ पर देखिए सेकंड में देखिए x का मान क्या दिया हुआ है माइनस, y का मान क्या दिया हुआ है प्लस। x का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस और y का भी मान क्या दिया हुआ है माइनस। यहाँ पर देखिए x का मान क्या दिया हुआ है प्लस और y का मान क्या दिया हुआ है माइनस। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है कि -4, 3 किस स्थिति या किस पाद में है। तो इसमें जो दिया है -4 और 3, इसका हम लोग चिन्ह देख लेंगे। तो यहाँ पर 4 का जो चिन्ह दिया हुआ है क्या दिया है माइनस, और 3 का चिन्ह कुछ नहीं दिया है और कुछ नहीं चिन्ह दिया रहता है, हम लोग हमेशा धनात्मक चिन्ह लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि 3 से पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है प्लस। तो अब हम लोग देखेंगे कि माइनस प्लस किस पाद में दिया हुआ है। तो देखिए माइनस और प्लस जो है सेकंड पाद में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए मैंने जो 2011 में बताया था ये क्वेश्चन वही रिपीट क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, या तो क्वेश्चन बैंक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं
या तो उसी के जैसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है वह क्या कर रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को स्क्रीन बोर्ड पे दिखेंगे। ऑप्शन ए में है √3, बी में है 2√2/√2, सी में है 4 + √5 और डी में दिया है √6। तो इसका जो ऑप्शन है ए वह दिया है √3। मैंने क्या बताया था कि कोई भी संख्या हो और उसमें रूट लगा हुआ हो उसका वर्गमूल निकालेंगे, अगर वह परिमेय संख्या के रूप में आएगा, जैसे हम एक √3 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1.732 ... कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यह परिमेय संख्या नहीं हुआ, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जिस संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं? इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या तो नहीं हुआ। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन तो ए नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो उसका मान दिया है 2√2/√2। तो यहाँ पर देखिए अंश का √2 और हर का √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा क्या 2, और 2 के हर के रूप में हम एक तो लिख सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो परिमेय संख्या का परिभाषा है उसको फॉलो कर रहा है। इस प्रकार से जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। आपका जो ऑप्शन है इस प्रकार से में दिया है कि √5x² - 3√x+4, बी में दिया है 1/4x³ - 3x² प्लस 1/√3x+2, सी में दिया है x + 1y(x) और डी में दिया हुआ है 3x² - 4x + √5। तो सबसे पहले बहुपद की बात है, तो बहुपद कहते किसे हैं? कोई भी संख्या हो या कोई भी समीकरण हो, अगर उसके चरों का घात बढ़ते क्रम में हो या घटते क्रम में हो और उसका जो पावर हो एक पूर्ण संख्या हो, तभी वह कहलाएगा बहुपद। ठीक है, जैसे आपका जो ऑप्शन ए है वो दिया हुआ है √5x² - 3√2x+4। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। हमें यूज करना है कि इसमें से बहुपद कौन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चरों का घात, अचर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर चर से मतलब है। तो चर का घात घटते क्रम है, देख लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 तो है। तो ये घटते क्रम है। पावर देख लीजिए क्या है, पूर्ण संख्या या प्राकृत संख्या। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, 2 है, 2 के बाद 1 है और 1 के बाद क्या है 0 है। तो ये बहुपद तो है, ये बहुपद है। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो दिया है 1/4x³ - 3x² प्लस 1/√3x+2। इसके भी चर के घात, अचर से कोई मतलब नहीं है हमें लेने देना, चर से मतलब होता है। इसके पावर में है जो दिया है 3, 2, 1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0। तो घटते क्रम में है, पावर में क्या है प्राकृत संख्या है, तो ये भी बहुपद है। सी दिया हुआ है x/1/x। यहाँ पर एक चीज देखिए, इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन अगर हम इस 1/x को अगर हम x को ऊपर ले जाएंगे, इसका मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। तो बताइए इसका जो पावर है वो है -1। तो क्या ये पूर्ण संख्या है या प्राकृत संख्या है? तो क्या ये बहुपद होगा? ये बहुपद हमारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि पावर क्या हो, या तो घटते क्रम में हो या तो बढ़ते क्रम में हो, और पावर में क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या, इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये तो बहुपद नहीं हुआ। इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी।